मुझे सुबह होने का इंतजार था। मैं चाहता था कि सुबह जल्द हो जाए और मैं काम शुरू करा दूं। फिर मुझे बूढ़े आशोशा की शख्सियत याद आई। उन लोगों को पसमानदा रखकर आशोशा ने एक जुर्म किया था। अगर वो बजाते खुद इनके लिए काम करता तो आज ये भी शानदार इंसानों की सी जिंदगी बसर कर रहे होते। लेकिन अजीब था, वो अपने आलूम में इस कदर मगन था कि सदियां गुजरने पर भी वो किसी दूसरे का इंतजार कर रहा था। बहरहाल दिल से मैं उसके आलूम का कायल था। मैं तो इत्तेफाक से इधर आ निकला था, वरना समंदर की इस आग को नजरअंदाज करके मैं आगे भी बढ़ सकता था। लेकिन उसके इल्म ने बताया था कि मैं जरूर आऊंगा और आग से बरामद होगा। सितारों का इल्म भी अजीब था। बहरहाल मैं उस बूढ़े से कुछ सीखना चाहता था और उसके एवज में उसकी बस्ती को खुशहाल बनाने के लिए तैयार था। मैंने आंखें बंद करके जहन खाली कर दिया। खास बात यह थी कि मुझे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं था और ये भी बूढ़े आशोशा के उस लजीज सयाल का कमाल था। उसने मुझे पहले ही उसके बारे में बता दिया था। सुबह को सरदार और उसके साथ चंद लोग मेरे पास आए। उनके पास खाने पीने की अशिया थी, लेकिन अव्वल तो मुझे भूख नहीं थी, दोम इसमें कोई काबिल इस्तेमाल चीज भी नहीं थी। मैं नरमी से सरदार को मना कर दिया कि अभी मुझे खुराक की जरूरत नहीं है। फिर मैंने चंद ज़हीन और मेहनती जवानों को तलब किया और तकरीबन 30 आदमी मेरे सामने आके उसने उन्हें एक तरफ बिठा दिया। बाकी लोगों से मैं भट्टियों के लिए खुश्क लकड़ियां लाने के लिए कहने लगा और थोड़ी देर के बाद भट्टियां सुलग उठी, आग भड़कने लगी। तब मैंने उस आग में लोहा डाल दिया। फौलाद पिघलने में खासा वक्त लगा। इस दौरान मैंने जमीन में गड़े करके सांचे बना लिए थे। ये कुल्हाड़ियों और दरख्त काटने के दूसरे सामान के सांचे थे। इसके साथ ही मैंने साफ और मजबूत पत्थर भी मंगवा लिए थे। पिघले हुए लोहे को भट्टियों से निकालने का काम भी लंबे लंबे पत्थरों की मदद से ही किया गया। मैं खुद उन्हें सब कुछ करके बता रहा था। पिघले हुए सुर्ख फौलाद को जमीन के सांचों में बहते देखकर सब हैरान और खौफजदा थे। उन्होंने इससे कबल ऐसे अजूबे नहीं देखे थे, लेकिन सब इंतहाई दिलचस्पी और लगन से मेरे अहकामात पर अमल कर रहे थे। दोपहर तक मैं ये काम करता रहा और तमाम सांचे भर के काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। फिर जब फौलाद ठंडा हो गया तो मैंने सांचों को खुलवा कर फौलाद के ढेर निकलवा लिए। अब दूसरा काम इन्हें पत्थरों पर घिसवा कर धारदार बनाना था। फिर जब रात हुई तो सैकड़ों कुल्हाड़ियां और धारदार हथियार तैयार हो चुके थे, लेकिन इन सादा दिल इंसानों को समझ में नहीं आया था कि इनका क्या किया जाएगा। सुबह को मैंने कुल्हाड़ियों के दस्ते वगैरह तैयार कराए और पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मैं नहायत सरगर्मी से काम कर रहा था। फिर जब पहली कुल्हाड़ी लेकर सरदार के साथ मैं थोड़े फासले के एक चौड़े दरख्त के करीब पहुंचा तो सब मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने सरदार और दूसरे लोगों को मुखातिब किया और दस्ता पकड़कर कुल्हाड़ी को दरख्त की जड़ में मारा। सब चौंक पड़े थे। मैं कुल्हाड़ी से दरख्त की जड़ काटता रहा, फौलाद की मजबूत कुल्हाड़ी और फिर मेरे बाजू। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे तनावर दरख्त को इस आसानी से गिराया जा सकता है। वो किसी दरख्त को गिराने के लिए न जाने कौन कौन से जतन करते थे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद तनावर दरख्त जमीन पर गिर गया और जंगली खौफ और दहशत से नारे लगाने लगे। वो खुश भी थे और हैरान भी, कभी वो गिरे हुए दरख्त को देखते और कभी मुझे। तब मैंने उन सब के हाथों में भी कुल्हाड़ियां दी और उनसे इसी अंदाज में दरख्त काटने के लिए कहा। फिर जब 4 जंगलियों ने एक दरख्त गिरा लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कुल्हाड़ियां फेंक कर दरख्त के गिर्द नाचने लगे। खुद सरदार भी बेहद खुश नजर आ रहा था। ये मोटे दरख्त काटने का दिन था। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था। चुनाचे रात की निशिस्त मेरी कराल में हुई। मैंने सरदार से कहा कि अब जवानों के गिरोह बना लिए जाएं, जिन्हें मुख्तलिफ काम सौंप दिए जाएं, और सरदार ने मेरी राय से इत्तेफाक किया। उसने ये काम नहायत खूबी से कर लिया। चुनाचे प्रोफेसर मैंने पतले और लंबी छाल वाले दरख्तों से छाल उतरवाना शुरू कर दी। ये काम औरतें भी कर सकती थीं। स्याफाम वैशी दिन रात काम में मसरूफ रहना चाहते थे। इनके लिए ये अनोखे काम बहुत दिलकश थे और अब एक बहुत बड़ा वर्कशॉप कायम हो गया था। औरतें मछलियां पकड़ने के जाल बुन रही थीं जो दरख्तों की मजबूत छाल के थे और मर्द दरख्तों के तनों को खोखला करके किश्तियां बना रहे थे। ये काम का 5वां दिन था और बेशुमार किश्तियां और जाल तैयार थे, लेकिन इन लोगों की समझ में अभी नहीं आया था कि इन सब का क्या होगा। 5वें दिन की दोपहर के बाद मैंने एक बड़ी किश्ती पानी में उतरवाई, 2 चौड़े और मजबूत पतवार संभाले और जब मैं सरदार के साथ इस किश्ती में सवार हुआ तो सरदार बुरी तरह कांप रहा था। मैंने उसे सहारा दिया और हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया और पतवार की मदद से किश्ती आगे बढ़ाने लगा। पूरी बस्ती समंदर के किनारे उमड़ थी। सब मुंह फाड़े देव कामत किश्ती को लहरों से खेलते हुए आगे बढ़ते देख रहे थे। किश्ती सुबक रवि से समंदर में आगे बढ़ रही थी। किनारा बहुत दूर रह गया था और जब हम खुले समंदर में निकल आए तो मैंने पतवार समेट लिया और छाल की रस्सियों से बुना हुआ मजबूत जाल उठा लिया। सरदार बुत की तरह साकत बैठा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि उसने जरा भी जुम्बिश की तो समंदर में जा पड़ेगा। वो पथराई हुई आंखों से मेरी हरकत देख रहा था और फिर मैंने जाल समंदर में फेंक दिया और इंतजार करने लगा। जाल की मजबूत डोरियां मेरे हाथों में थी और मैं बगौर समंदर का जायजा ले रहा था। जरा सी देर में जाल बेइंतहा वजनी हो गया तो मैंने उसे खींच लिया। सरदार ने बड़े खौफजदा अंदाज में गर्दन टेढ़ी करके जाल की तरफ देखा
इस दिन किस्मत बहुत मेहरबान थी। जाल बाहर आया तो मछलियों से लबालब भरा हुआ था। छोटी बड़ी बेशुमार मछलियां उसमें पड़क रही थी। सरदार अपनी बेसाख्तगी को ना रोक सका। वो फुर्ती से उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन किश्ती डगमगाई तो चारों चाने चित गिर पड़ा और मुझे हंसी आ गई। लेकिन इस वक्त उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो किश्ती के किनारे पकड़ कर उठा और किनारे पकड़े ही पकड़े मछलियों को देखता रहा। इतनी मछलियां तो उनके यहाँ अनका थीं, कभी कभी हाथ लगती थीं। बहरहाल मैंने जाल किश्ती में खाली कर दिया और फिर किश्ती वहां से आगे बढ़ा दी। सिर्फ 3 जाल डाले गए। ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि वहां मछलियां कसीर तादाद में थीं। 3 जालों में किश्ती लबालब भर गई। इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। तब हम वापस चल पड़े। सरदार का हुलिया जोश मुसर्रत से बिगड़ गया था। वो पागलों की तरह कभी मछलियों को देखता, कभी मुझे और कभी साहिल को। और जब किश्ती साहिल के करीब पहुंची तो काफी लंबी छलांग लगा थी। वो दोनों हाथ उठाए उछल रहा था और सख्त बदहवासी के आलम में कह रहा था, बस्ती वालों देखो, हैरत से पागल हो जाओ। बुतिका ने दरख्तों को खाली किया और वो समंदर पर तोड़ने लगे। फिर उसने जादू का रस्सा पानी में फेंका और मछलियां इस पर लपकी। देखो, चांदी की तरह चमकती हुई मछलियों को देखो जो दरख्त में भरी हुई है, देखो। और लोग किश्ती की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान मैंने रस्से की मदद से किश्ती को किनारे पर खींच लिया। तमाम वैसी मछलियां देखते ही टूट पड़े। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने खुश होने का पूरा मौका देना चाहता था। और जब वो सब खुशी से सरशार हो गया तो मैंने कहा, बस्ती वालों, मेरी तरफ से पहला तोहफा कबूल करो। दरख्तों के खाली तनों में बैठकर तुम समंदर में जाओगे और इन्हें मछलियों से भर लाओगे। ये तुम्हारी खुराक का आर्जी बंदोबस्त है। अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। आओ मेरे साथ समंदर में चलो, मैं तुम्हें मछलियां पकड़नी सिखा दूं। बहुत से जाले मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने उन्हें किश्तियों में बिठाया, पतवार चलाना सिखाया और इस सिलसिले में बहुत से दिलचस्प हादसे पेश आए। लेकिन मैं मौजूद था। पानी में गिर जाने वालों को मैंने बासानी निकाल लिया। पूरी शाम में इन्हीं मछलियों को पकड़ना सिखाता रहा। गो मछलियां बहुत ज्यादा नहीं पकड़ी गईं, लेकिन फिर भी ये बड़ी कामयाब कोशिश थी। मजीद किश्तियां तैयार करके और खूब तरबियत हासिल करने के बाद वो लोग खुले समंदर में दूर तक निकलकर मछलियां पकड़ सकते थे और इस तरह उनकी गिजा का मसला किसी हद तक हल हो सकता था। सो प्रोफेसर, पूरे 1 हफ्ते तक मैं इन्हें समंदर में मछलियां पकड़ने के गुर सिखाता रहा और उनमें से हर एक मेरा बेहतरीन शागिर्द साबित हुआ। वो लोग अब खुद दरख्तों के तने काट कर उनकी किश्तियां बना लेते थे और फिर मेरे सिखाए हुए लोग उन्हें भी मछलियां पकड़ना सिखा देते। मैं ज्यादा से ज्यादा किश्तियां तैयार कराना चाहता था, क्योंकि फिलहाल काश्त वगैरह में काफी देर लग जाती। मछलियां उन्हें वक्ती सहारा दे सकती थी। चुनाचे अब बस्ती का हर फर्द किश्ती बनाता नजर आता और दूसरे लोग उसे किश्ती रानी की तरबियत देते। औरतें जाल बुनती और अब हर शाम समंदर से थोड़े फासले पर मछलियों के अंबार नजर आते। ये बेहतरीन ग़िज़ा तकरीबन सभी को मिल जाती थी। वो इसे बाकायदा आग पर भून कर खाना सीख गए थे। चुनाचे अब मैं दूसरे काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस ज़मन में मैं आशूशा से मुलाकातों का हाल नजरअंदाज नहीं करूंगा प्रोफेसर, क्योंकि हजारों साल कबल के अजीम साइंसदान के कारनामों को नजरअंदाज कर देना नाइंसाफी होगी। और फिर मैं तुम्हें बता चुका हूं कि बहुत से अलूम के हसूल में वो मेरा उस्ताद है। आशूशा को मेरे पहले कारनामे की खबर हो चुकी थी। 7वीं रात वो खुद साहिल पर आया और उसने बड़ी अजीब निगाहों से कमटाली के बाशिंदों को मछलियां पकड़ते देखा। वापसी में उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या तुम ये रात मेरे साथ नहीं बसर करोगे बोतिका? हस्बे वादा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके साथ चल पड़ा। बिलाशुबा तुमने कमटाली के अफसुर्दा लोगों की किस्मत का एक बाब खोल दिया है। मैं इसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैंने किसी को एहसानमंद करने के लिए काम नहीं किया, मैंने जवाब दिया। और हम आबशार के नजदीक पहुंच गए। तब बूढ़े ने एक सुरंग तक मेरी रहनुमाई की। इस सुरंग का दहाना आबशार के गिरते हुए पानी में खुलता था। यहाँ बूढ़े ने मुझे रोशनी का निजाम दिखाया जो गिरते हुए पानी से तवानाई हासिल करके बनाया गया था और मैंने उस निजाम को बगौर देखा। फिर रात को जब मैं बूढ़े के साथ सुर्ख स्याल पी रहा था तो मैंने उससे कहा कि इस तरह तो पूरी बस्ती रोशन की जा सकती है आशोशा। क्या मतलब? मैं तुम्हें अमली तौर पर बताऊंगा। नामुमकिन है बोजिका, यहाँ सिर्फ एक आबशार है, इससे सिर्फ थोड़ी सी कुव्वत हासिल हो सकती है। ये पुरस्कार कुव्वत कहीं और नहीं ले जाई जा सकती, आशोशा ने कहा। मैं तुम्हें अमली तौर पर यह करके दिखाऊंगा आशोशा। तुम समंदर को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? लेकिन उसका पानी साकन है, वो हरकत नहीं कर सकता। मैं इसे हरकत दूंगा और जब मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं इतला दूंगा, मैंने कहा। और आशोशा मेरी शक्ल देखने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, तो गैर मामूली इंसान है, तेरे ज़हन में कायनात की वुस्अत है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो मुझे हैरत ना होगी। बता अब तुझे कौन सा इल्म सिखाऊं? मैं जो कुछ जानता हूं तुझे बताऊंगा। मैं तुझे अपना सब कुछ सौंपने को तैयार हूं। मैं पेशगोई करना सीखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले वक्त का पता किस तरह चल सकता है। तब आ, हम सितारों के नीचे चलें। मैं तुझे सितारों की जुबान सिखाऊंगा। हम दोनों उठकर खुले आसमान के नीचे निकल आए। आशोशा एक पत्थर पर बैठ गया था और फिर मुझे सितारों की पहचान कराने लगा। भला मुझे उन्हें पहचानने में क्या दिक्कत हो सकती थी? मैंने तो उन्हें बहुत करीब से देखा था। मेरे ज़हन में तो उनकी पूरी हेत महफूज थी। तो यूं प्रोफेसर, मैंने उससे सितारों का इल्म सीखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैं अपना काम भी कर रहा था। अब मैंने मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ करो बना लिए थे।
एक गिरोह मछलियां पकड़ने निकल जाता और साहिल पर मछलियों का अंबार लगाता रहता। दूसरे लोग इन मछलियों को साफ करते। इज्तिमाई तौर पर इन्हें भूना जाता। शाम की खुराक ही सुबह और दोपहर को इस्तेमाल हो जाती। दूसरा ग्रुप अब आबशार से बनने वाली नदी के पानी को काटकर खुश्क जमीनों में ले जा रहा था और इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा सेहत बख्श पानी से सराब हो रहा था। खुद मैं आजकल सरदार और चंद दूसरे लोगों के साथ जंगल में तरकारियों और अनाज के बीज तलाश करता फिर रहा था। एक तीसरा गिरोह मजबूत पत्थरों के जमीन को खोदने वाले पुल बना रहा था। चरिंदे दरिंदे सब उनकी खुराक बन गए थे और अब जंगल में किसी जानवर का निशान नहीं नजर आता था जो उनकी अफजाइश नस्ल की जाती। दूसरे मरहलों में हलों से जमीन का सीना चीरा गया और उसमें बीज दफन कर दिए गए। फल वाले दरख्तों के पौधे लगाए गए और इस तरह पहली फसल की तैयारियां होने लगी। मछलियां वक्ती तौर पर कारामद साबित हो रही थी। फसल उगाने की पूरी तरबियत के बाद मैंने दूसरे कामों की तरफ तवज्जो दी और इस दौरान बूढ़े आशोशा और मेरी मुलाकातें जारी रहीं। मैं सितारों के इल्म में कामिल हो गया था। अब मैं मौसम के बारे में पेशगोइयां करता जो हर्फ बहर्फ दुरुस्त निकलती। मैंने सितारों के इल्म से बहुत से तजुर्बे किए जो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। बूढ़े आशोशा की शख्सियत के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता चाक हो रहे थे। उसने मुझे इल्म क्याफा के बारे में बताया जिसका इस वक्त कोई नामो निशान नहीं था। तमाम उलूम को जादू से ताबीर किया जाता था। यह ऐसी एक रात की बात थी क्या इन वैशियों में रहते हुए तवील अरसा गुजर गया था। इस दौरान मैं औरत से बिल्कुल मैं दूर था। खास तौर से जरूरत महसूस नहीं की थी। हाँ, कभी कभी किसी नोखीज लड़की के बरहना जिस्म को देखकर ज़हन में सनसनी दौड़ जाती थी। अभी तक मैं उनके लिए लिबास का बंदोबस्त नहीं कर सका था। तब मैंने ऐसी चीजें काश्त जरूर करा दी थी जिनसे लिबास तैयार हो सकता था। उस शाम भी जब मैं आशोशा के पास जा रहा था, पहाड़ी के दामन में मैंने एक नौजवान जोड़े को देखा जो बेफिक्री से एक दूसरे में मगन था। हस्बे मामूल यहाँ भी मैं एक मुकद्दस हैसियत रखता था, इसलिए खुद को लिए दिए रखना पड़ता था। मैं वहां न रुका, लेकिन दिल में एक हलचल मच गई। मैं उन स्याह फाम लड़कियों के बारे में सोच रहा था जिनके रंग स्याह होते थे, खतुखाल भी जाज़बे निगाह न होते, लेकिन जिस्म बेहद हसीन होते। क्या इनमें से कोई लड़की मुझे नहीं मिल सकेगी? जाहिर है ये लोग खुद तो ऐसी कोई बात सोच नहीं सकते थे। फिर मैं क्या करूं? किस तरह अपनी जरूरत का इजहार करूं? कोई तरकीब समझ में नहीं आई। पहाड़ों के पुरस्कार गार में आशोशा मेरा मुंतजिर था। बूढ़ी लेकिन गहरी सुर्ख निगाहों ने मुझे देखा और आशोशा अपने लागर बदन के साथ खड़ा हो गया। खुश आमदीद बोती का, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आज किस मौजू पर गुफ्तगू होगी आशोशा? आज मैं तुमसे गुजरे हुए दौर की दास्तानें मालूम करूंगा। तुम्हारी जिंदगी के वो हिस्से जेर बहस लाऊंगा जो अभी तक मेरी निगाहों से पोशीदा है। मेरी जिंदगी तो सदियों की तवील दास्तान है आशोशा। जिस बाब को शुरू करूंगा खत्म होना मुश्किल होगा, मुझे एहसास है। आशोशा ने अजीब से अंदाज में कहा और मेरी शक्ल देखने लगा। अचानक उसके होंठों पर मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने कहा, मैं सिर्फ चंद बातें मालूम करूंगा। पूछो। इस तवील जिंदगी में तुम कभी उकताहट का शिकार नहीं हुए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने खुद पर जमूद नहीं तारी होने दिया। मैं मुतहर्रिक रहा, एक जगह से दूसरी जगह, नित नए काम, नित नए हंगामे। ताम कभी कभी मुझे तवील नींद की जरूरत महसूस होती है। तवील नींद? इससे तुम्हारी क्या मुराद है? जब मैं थक जाता हूँ आशोशा तो फिर सदियों के लिए सो जाता हूँ और वक्त आगे बढ़ जाता है। और जब मैं नए वक्त में आंख खोलता हूँ तो माहौल बदल चुका होता है और नए माहौल की दिलचस्पियां मुझे खुद में गुम कर लेती है। ओह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो दिलचस्पी से आगे बढ़ाया। खूब बात बताई तुमने। बिला शक अगर जिंदगी तवील हो तो यूं फितरत का जमूर टूट जाता है। लेकिन जवान, लेकिन मेरे अजीम दोस्त, लेकिन मुकद्दस बोतिका, तवील नींद के दौरान तुम अपने जिस्म को किस तरह महफूज रखते हो? मैंने कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं की। मैंने जागने के बाद खुद को हमेशा यकसा पाया। मैंने कहा और उसे अपनी तवील नींद की कहानी सुनाई। तुम्हारी खुशबख्ती, अगर तुम बर्फ में दफन ना होते तो शायद तुम्हारा जिस्म खराब हो जाता, और अगर आइंदा तवील नींद सोने से कबल तुमने अपने जिस्म की हिफाजत न की तो मुमकिन है कि तुम हड्डियों तक खुश्क ढांचे में बदल जाओ। इसलिए मेरी हदायत है कि जिस्म को महफूज करने के गुर जरूर सीख लो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। बूढ़े का ख्याल मुझे दुरुस्त ही मालूम हुआ था। हवा और पानी की नमी की गैर मौजूदगी से जिस्म खराब हो सकता है। मुमकिन है मैं किसी नींद से जागता तो मेरा जिस्म भी गल चुका होता। मैंने उस सिलसिले में कुछ करने का फैसला कर लिया। इसके अलावा बूढ़े ने पुरख्याल अंदाज में कहा, तुम्हें आने वाले दौर का तयन करके सोना चाहिए। तुम इंसानी ख्याल का तजिया करो तो इससे तुम आइंदा अतवार में इंसानों के ज़हनी इर्तिका का तयन कर सकते हो। इसके रुझान से इसके अंदाजे फिक्र का पता लगा सकते हो, और इस तरह जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इंसान तरक्की की कितनी मंजिलें तय कर चुका है। और प्रोफेसर, ये ख्याल मेरे जहन में एक पसमानदा कबीले के पुरस्कार बूढ़े आशोशा ने पैदा किया था। वो शख्स मुझे उसके लिए सही रास्ते नहीं बता सका, लेकिन मुझे रास्तों की तलाश में नहीं थी। मेरे लिए तो बस ये सोच काफी थी। मैं सोचता रहा, दूसरी बार जागा तब भी सोचता रहा और काम करता रहा, यहां तक कि मैं इस काबिल हो गया कि आज तुम्हारे सामने हूं। मैंने बूढ़े की बात को गिरा में बांध लिया और फिर उससे पूछा कि जिस्मानी हिफाजत के सिलसिले में वो मेरे लिए क्या कर सकेगा। मुकद्दस बुतीका, मैं भी सदियों से जिंदा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी वो नहीं है जो तुम्हारी है।
मैं तुम्हारे जैसा जवान और तंदुरुस्त नहीं हूं। तुम्हें देखकर मेरे दिल में ख्याल होता है कि मैं तुम्हारी मदद से सदियों को शिकस्त दूं, मैं भी अपनी जवानी वापस ले आऊं। तो हम यूं करेंगे कि मैं तुम्हें जिस्म की हिफाजत के गुर बताऊंगा और तुम मुझे जवानी और ताजगी के। मैं इन पर तजुर्बात करूंगा। कामयाबी और नाकामी को हम हालात पर छोड़ देंगे। मैं तैयार हूं आशोशा, मैंने कहा। आशोशा किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, यूं मेरी तवील उम्री कारआमद बन जाएगी। मैंने तवील जिंदगी का राज जरूर पा लिया है बुझी का, लेकिन जिंदगी मेरे लिए इस हद तक दिलचस्प है कि मैं तजर्बात करता हूँ। मेरे कवाब मुजमहल हैं और इन तजर्बात के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि फितरत ने इंसान के दिल को मोह लेने के लिए सबसे पहले औरत पैदा की है। औरत हर हाल में दिलकश है। क्या तुम इससे इनकार करोगे बुतीका कि इस तवील जिंदगी में तुम औरत से दूर रहे हो? नहीं मुकद्दस आशोशा, औरत हर दौर में मेरे साथ रही है। मैं भी आम लोगों की तरह औरत के बगैर खुश नहीं रह सकता। यकीनन औरत का कुर्ब हजारों मुसर्रतों पर भारी है, आशोशा ने एतराफ किया। और उसके बाद आशोशा उन जड़ी बूटियों के जौहर के बारे में बताता रहा जिनके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी तवील हो गई थी। वो रात हमने गुफ्तगू में गुजार दी। आशोशा ने बहुत से नए ख्याल मेरे जहन में पैदा कर दिए थे और मेरे सोचने का अंदाज बदल गया था। बिलाशुबा ये कैसी अनोखी बात थी प्रोफेसर कि अगर किसी सदी में मैं सोकर उठूं तो मेरा जिस्म गल सड़ चुका हो। मैं एक बदहेत बदरू की शक्ल इख्तियार कर गया हूं और इस दौर के लोग मुझसे खौफजदा होकर दरो दीवार में मुंह छुपाते फिरे। मैं जो हमेशा हुस्न परस्त और तालिबे हुस्न रहा हूं, नफरतों का शिकार बन जाऊं। बड़ा भयानक तसव्वुर था मेरे लिए और मैं इस तसव्वुर से खौफजदा हो गया था। मुझे खुशी थी कि मैं किसी ऐसी जगह दफन हुआ था जहां बर्फ मौजूद थी, पर न जाने क्या होता। चुनाचे मैं इस दौरान में सोचता रहा कि मैं अपनी नींद के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करूं जहां मेरे लिए बहुत सी आसानियां फराम हो। मैं बूढ़े आशोशा से जिस्म को महफूज रखने का राज दरियाफ्त कर लूं। कमटाली की तरक्की के लिए मेरे इकदामात जारी थे। बस्ती के लोग मेरी मोहब्बत से सरशार थे। अब वहां खुशहाली थी। आबशार का पानी जमीन को सराब कर रहा था। जरखेज जमीन सोना उगल रही थी। फलों और तरकारियों के अंबार लग रहे थे। मछलियों के साथ अब फल और तरकारियां भी इस्तेमाल होने लगी थी। मेहनतकश लोगों को रास्ता मिल गया था। उन्हें जिंदगी गुजारने के राज हाथ आ गए थे। अब मुझे कदम बकदम हदायत देने की जरूरत पेश नहीं आती थी। वो लोग खुद आगे बढ़ रहे थे। मेरे खूबसूरत कराल को देखकर उन्हें भी अपने झोंपड़े खूबसूरत बनाने का ख्याल आया और उन्होंने इस ख्याल पर अमल कर लिया। सरदार ने मेरे मशवरे से बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी की और ज़र्रात के लिए ज़मीन को मखसूस कर दिया गया। रहाइश के लिए झोंपड़ों की कितारें तरतीब दी गईं, लेकिन मैं उन्हें बहुत कुछ देना चाहता था। मेरे ज़हन में ख्याल था कि इनके झोंपड़ों को बाकायदा मकानात में तब्दील कर दूं, लेकिन पहले दूसरे काम जरूरी थे, इसलिए मैं फिलहाल खामोश रहा। हस्बे मामूल 7वें चांद को मैं आशोशा की रहाइशगाह पर चल दिया। आशोशा हस्बे मामूल मेरा मुंतजिर था। मुझे देखकर वो खुशी से खिल उठा। उसने अपने झुर्रियों भरे हाथों से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, सितारों के इल्म ने बुतीका की आमद की खबर दी थी आशोशा, लेकिन बहुत से राज ऐसे हैं जिनका मालूम करना भी हमारे बस से बाहर है। जैसे कि तुम। मैं सदियों से तुम्हारी पेशगोई करता आ रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस हद तक के कमटाली के लोगों के लिए निजात हिंदा बनकर आओगे। मुझे कभी यह मालूम ना हो सका कि मेरी बहुत सी खुशियां भी तुमसे वाबस्ता हैं। मैं तुम्हारे जरिए जवानी हासिल कर सकूंगा। ये पूरे चांद मैंने खुशियों के दिन गुजारे हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि मुझे जवानी मिल जाएगी। आह, कैसी दिलकश चीज है जवानी भी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इस बचकाना मुसरत पर मुझे भी हंसी आ गई। बूढ़ा आशोशा भी हंसने लगा था। फिर उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, इस दौरान जब तुम कमटाली के लोगों के लिए अच्छी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे थे, बूढ़े आशोशा ने वो तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जो तुम्हारे जिस्म की हिफाजत के लिए काम आ सकते हैं। मैंने इन तमाम जड़ी बूटियों की तफसील मुहैया कर ली है जिनका जौहर इंसानी जिस्म की मुकम्मल हिफाजत करता है। आओ मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर प्रोफेसर और लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास वो किताब भी महफूज है प्रोफेसर, जो मैंने कमटाली बस्ती के करीब आबशार वाले गार में बैठकर पत्तों पर लिखी थी। इस किताब में उन तमाम बूटियों की तफसील है जो इस वक्त एक पत्थर पर सजी हुई थी। जब बूढ़ा आशोशा मुझे लिए हुए गार के एक दूर उफ्तादा हिस्से में गया, उसने काफी देर तक मुझे हर बूटी के बारे में बताया, इसकी खासियत और उसके जौहर के हसूल का तरीका बताया। मैंने इन तमाम बातों को ज़हन की गहराइयों में दफन कर लिया प्रोफेसर। तुमने जिस शीशे के ताबूत में मुझे पाया और उसके कुर्बो जवार में जो कुछ देखा, बिलाशुबा जिस्म महफूज करने के लिए वो मेरी अपनी सोच थी, लेकिन इस सिलसिले में जिस जौहर का इस्तेमाल किया गया वो आशोशा का बनाया हुआ था। इन्हीं जड़ी बूटियों में उसकी तवील जिंदगी का राज भी छुपा हुआ था। इस वक्त चांद आधा सफर तय कर चुका था। जब बूढ़े आशोशा से मुकम्मल मालूमात के बाद हम दोनों फारिग हुए, आशोशा वहां से वापस पलट पड़ा और फिर उसने गार की एक नई समत का रुख कर लिया। इससे कबल मैंने गार का ये रुख नहीं देखा था और दरमियाने किस्म के सुराग के करीब आशोशा रुका। उसने अपनी आतिशबार निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसकी आंखों और खदोखाल में कभी हम आहंगी नहीं होती थी। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कमटाली के सादा दिल लोग तुम्हें खुद से बिल्कुल जुदा समझते हैं।
वो जानते हैं कि तुम सिर्फ देवता हो और देवता सिर्फ दूसरों की जरूरत पूरी करता है, खुद उसकी कोई जरूरत नहीं होती। और अगर उसकी कोई जरूरत होती भी है तो किसी इंसान की क्या मजाल है कि उसे पूरा कर सके। उन्होंने कभी तुम्हारी किसी जरूरत के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर उन्हें इल्म हो जाए कि तुम्हारी कोई जरूरत इनसे वाबस्ता है तो वो तुम्हारे सामने अपनी गर्दनें उतार कर रख देंगे और इस बात पर फख्र करेंगे कि तुम्हारे किसी काम आ सके। इसलिए वो सादा दिल काबिल मुआफी है। लेकिन बूढ़े आशोशा को इस बात पर फख्र है कि वो तुम्हारे दोस्तों में शुमार होता है और इसकी कुव्वत की आफा ने इसे तुम्हारी कुछ जरूरियात से आगाह कर दिया है। अंदर जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारी एक जरूरत तुम्हारी मुंतजिर है। हमारी आज की मुलाकात इसी कदर थी। लेकिन अंदर क्या है आशोशा? मैंने कुछ न समझते हुए पूछा। ये तुम्हें गार के अंदर जाकर ही मालूम हो सकेगा, आशोशा ने कहा और मैं मुतजस्सिसाना अंदाज में गार के सुराख से अंदर दाखिल हो गया। गार का दाना छोटा था लेकिन वो अंदर से बेहद खुशादा था। यहाँ रोशनी भी बाहर की बनिस्बत बहुत ज्यादा थी। जगह जगह रोशनी की धात लगी हुई थी जिससे रोशनियां फूट रही थी। फर्श पर जानवरों की नरम कालीनें बिछी हुई थी, लेकिन उस गार को सबसे ज्यादा हुस्न बख्शने वाला उसका दूसरा धाना था, जहां से आबशार का एक हिस्सा छूकर गुजरता था। पानी की हल्की फवार हल्की हवा के साथ अंदर आ रही थी। गिरते हुए पानी पर अंदर की रोशनियां पड़ रही थी, जिससे चांदी की एक रोशन दीवार मुतहरक नजर आती थी। बिलाशुबा उस पूरे गार का सबसे हसीन हिस्सा था, लेकिन यहाँ मेरी कौन सी जरूरत पूरी होने वाली थी? मैं चारों तरफ देख रहा था, तब मेरी निगाह गार के एक कोने में जा पड़ी। चार रंगीन परों का एक ढेर मुतहरक था। मैं चौंक पड़ा। बूढ़े जादूगर ने क्या चक्कर चलाया है? मैं मुतहय्यराना अंदाज में उस ढेर के करीब पहुंच गया और करीब जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो तो बहुत से खूबसूरत परों में लिपटा हुआ कोई इंसान है। मैं उसे हर से देखने लगा। कोने में दुबके हुए इंसान ने भारी परों को चेहरे से हटाया। दो गहरी स्याह आंखों ने खौफ और दहशत से मुझे देखा और मेरा मुंह खुल गया। स्याह आंखों के नीचे तांबे की रंगत जैसे रुखसार थे और इन रुखसारों के नीचे उभरे हुए होंठ। वो लड़की थी, कोई नौजवान लड़की। बूढ़े के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। रंगीन मिजाज बूढ़े ने अपनी जवानी की खुशी में मुझे तोहफा पेश किया था। खड़ी हो जाओ, मैं नरम आवाज में कहा और वो कांपने लगी। लेकिन किसी की मजाल थी जो मेरी हुक्म की तामील न करता। लंबे कद और हसीन तरीन जिस्म की मालिक एक कम सिन लड़की थी जो मुझसे खौफजदा थी। उसके पूरे जिस्म पर रंगीन परों की छालरें लटकी हुई थी, कहीं की रंगीन मिट्टी से नक्शो निगार बने हुए थे। मुझे बूढ़े की उस कारस्तानी पर हंसी आने लगी। लड़की अब भी खौफ से कांप रही थी। वो नौजवान थी और उसका जिस्म बेपनाह दिलकश था। दराज कामत, चौड़ा सीना, पतली कमर। गो उसका चेहरा हसीन नहीं था, लेकिन उसकी जवानी। मैंने दिल ही दिल में बूढ़े का शुक्रिया अदा किया जो काम मैं यहाँ रहकर कभी नहीं कर सकता था, वो बूढ़े ने कर दिया था। मैं आगे बढ़ा और लड़की सिमट कर दीवार से जा लगी। ताहम मैं उसके करीब पहुंच गया। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? मैंने उसके चेहरे से झालर उतारते हुए कहा। उसके घने स्याह बाल बिखर गए। बहुत लंबे और चमकदार बाल थे। बाएं समत एक सफेद फूल लगा हुआ था जो उसके स्याह बालों में बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। क्या मुझसे डरती हो? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में झांकते हुए पूछा और मेरे उस नर्म और मोहब्बत अमेज रवैये से उसके चेहरे पर इत्मीनान की लकीरें फैल गईं। उसने मोहब्बत पाश निगाहों से मुझे देखा और फिर यकदम जमीन पर बैठकर मेरे पांव पकड़ लिए। बोतीका, उसके होंठों से लरसती हुई आवाज निकली। मेरे दिल में सरूर की लहरें दौड़ गईं। वो मुझसे खौफजदा नहीं थी, सिर्फ मेरा एहतराम करती थी। इन स्याह लड़कियों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उन्हें सोने की तरह का चमकदार जिस्म वाला बोतीका और उसका कुर्ब हासिल हो सकता है। मैं झुका। मैंने उसके छाने मजबूती से पकड़े और उसे खड़ा कर दिया। तुम्हारा क्या नाम है? मैंने उसे अपने मुकाबिल करके पूछा। सी बेला, उसने जवाब दिया। अब उसकी आवाज की लर्जिश भी कम हो गई थी। तुम यहाँ कौन लाया? मैंने पूछा। आशोशा, उसने फिर उसी अंदाज में जवाब दिया। उसकी आवाज भी मुहीन और दिलकश थी। क्या तुम अपनी खुशी से आई हो या आशोशा ने तुम्हें जबरदस्ती बुलाया है?